के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य का बजट पेश किया है। इस बजट को पेपरलेस बजट पेश किया गया है। सीएम गहलोत ने बजट में स्पेशल कोविड पैकेज का ऐलान किया। इसके तहत कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा रोजगार के लिए 50,000 रुपए तक का खर्च ब्याज मुक्त लोन देने की बात कही गई है। राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। कोविड महामारी के अनुभव को देखते हुए एक ही छत के नीचे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, डिप्थीरिया, दिमागी बुखार, स्वाइन फ्लू, कोविड इत्यादि बीमारियों की जांच, उपचार और रिसर्च के लिए जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना करना प्रस्तावित है। इसके साथ ही जयपुर में 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्थापना की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एसएमएन मेडिकल कॉलेज जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हिपेटो पेनक्रियाटिक बिलियरी सर्जरी विभाग, गठिया रोग के लिए इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी विभाग, बच्चों में यूरिनरी संबंधी उपचार के लिए पीडियाट्रिक्स यूरोलॉजी विभाग एवं यूरिनरी कैंसर रोगियों के लिए यूरो ऑन्कोलॉजी डिवीजन की स्थापना की जाएगी। अब आपको बता देते हैं कि सीएम अशोक गहलोत ने ये भी ऐलान कर दिया है कि अगले साल राज्य का बजट पेश करेगी। कैमरामैन शशिपाल के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। इससे पहले इसे सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम यानी कि मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने गुजरात दौरे के दौरान स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बता दें कि अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे बने इस नवनिर्मित स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की क्षमता 1,10,000 कर दी गई है। साथ ही ये स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को पीछे छोड़ते हुए दर्शक क्षमता के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। बात करें इस ग्राउंड की तो इस पर 2014 के बाद पहला मैच खेला जाएगा। 24 फरवरी से इस मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ये डे नाइट मुकाबला है जो गुलाबी गेंद से खेला जा रहा है। ड्रोन कैमरे के साथ लगभग 30 हाईटेक कैमरों से मैच का सीधा प्रसारण हो रहा है। હું તમામ દેશવાસીઓ અને ખાસ કરીને ક્રિકેટ ચાહકોને અભિનંદન પાઠવું છું। यह एक उल्लेखनीय सुखद संयोग है कि लगभग 4 दशक पूर्व मोटेरा में निर्मित पहले क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के शुभारंभ के समय मेरे पूर्ववर्ती तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी यहाँ आए थे और इस स्टेडियम निर्माण के पूर्ण होने तथा इसे राष्ट्र को लोकार्पित करने का सौभाग्य मुझे आज मिला है। गुजरात सरकार द्वारा इसी परिसर में बनाए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव का आज भूमि पूजन करके भी मुझे बेहद खुशी हो रही है। कई कैमरे जैसे कि मुख्य कैमरा, स्ट्राइक जोन कैमरा, फील्ड कैमरा, रनआउट कैमरा, होकाई कैमरा सभी क्षणों के रोमांच को कैद करने के लिए मैदान में सुसज्जित है। कैमरा पर्सन शशिपाल के साथ अभिनंदन भारद्वाज की रिपोर्ट, एनपी न्यूज। कृषि कानून पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच केंद्र शासित बीजेपी राज्यों में सिरदर्द का विषय बना हुआ है, जहां सबसे ज़्यादा हरियाणा में दिख रहा है। हरियाणा में विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्र के पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव लाने की सोच रहे हैं। अब अगर अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर महोदय स्वीकार करते हैं तो 10 दिन के अंदर इस प्रस्ताव पर चर्चा करनी जरूरी होगी। यही वजह है कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ किसान आंदोलित हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस ने खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा सत्र के पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। हरियाणा में 5 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। इसके अलावा कानून में संशोधन कर उसमें किसान के लिए एमएसपी की गारंटी का प्रावधान जोड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी इसी सत्र में लाए जाने का फैसला हुआ है। फिर देश के विधानसभा सदन में मौजूदा समय में कांग्रेस के 30 विधायक हैं और 18 विधायक खड़े होकर अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। चाहते हैं अच्छा बजट दें, किसान की मदद करें, गरीब आदमी की मदद करें, विकास की मदद करें, अच्छा बजट लेके आए, जिसकी हम सराहना करेंगे, अच्छा बजट लेके आएंगे।
देखने वाली बात यह होगी सीएम खट्टर इस प्रस्ताव को रोक पाते हैं या नहीं, या इस पर कितना खरा उतर पाते हैं। मैं कैमरामैन शशि पाल के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, ANB न्यूज, सरहिंद। कोरोना महामारी के बीच नए स्ट्रेन ने लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं और उस बीच जहां एक तरफ मामले कम होते दिखाई दे रहे थे, वहीं आज नए स्ट्रेन ने लोगों को काफी ज्यादा घातक साबित कर दिया है। बता दें आपको कि इस बीच ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और मिडल ईस्ट के बाद भारत में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसारता हुआ दिख रहा है। और वहीं भारत में कोविड-19 वायरस के 2 नए उपभेदों यानी कि नए स्ट्रेन का पता चला है। वहीं चंडीगढ़ के डायरेक्टर ने इस बात की आशंका जताई कि देश में कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा घातक है और ये नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। ऐसे में हमें कोरोना के नए मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान में हमारे पास अस्पताल में 55 कोरोना के मामले हैं और पिछले 2 हफ्तों में मामले बढ़ गए हैं। हालांकि केंद्र ने कहा है कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में कोविड-19 के मामलों में हालिया ही बढ़ोतरी हुई है। वहीं देश में कोरोना के जो एक्टिव मामले हैं वो 1,55,000 हैं और उस बीच इस नए स्ट्रेन के आ जाने की वजह से लोगों की कुछ मुश्किलें जो हैं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और उस बीच अब देखना ये है कि नए स्ट्रेन की वजह से लोगों पर क्या प्रभाव दिखाई देता है। कैमरामैन करण मेहरा के साथ साधना पत्रा की रिपोर्ट। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान पर सियासी संग्राम फिलहाल छिड़ चुका है। बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार वार किया जा रहा है और अब रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के पक्ष में उतरते हुए पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति के आह्वान को भी उत्तर दक्षिण के विभाजन के टूलकिट के तौर पर बेचने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हमारा सवाल सीधा है इस देश की जनता से, क्या देश में मुद्दों की राजनीति नहीं होनी चाहिए या राजनीति ही मुद्दा होना चाहिए? क्या देश में राजनीति का धर्म नहीं होना चाहिए या देश में केवल धर्म की राजनीति होनी चाहिए? क्या देश में एकीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए या देश में तुष्टीकरण ही राजनीति का धर्म बन जाना चाहिए? क्या देश में प्रेम और सद्भाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए या फिर नफरत और बंटवारा ही चाल चेहरा और चरित्र सरकार का बन जाना चाहिए? राहुल गांधी जी ने इस देश में फिर आह्वान किया है कि देश के हुक्मरानों को, सत्ता की अटालिकाओं पर बैठे अहंकारी शासकों को मुद्दों की राजनीति की बात करनी पड़ेगी, रोजगार के बारे में बताना पड़ेगा, किसान क्यों आत्महत्या। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां राहुल गांधी को एहसान फरामोश तक बता रहे हैं, तो बचाव में कांग्रेस नेताओं की फौज भी उतर आई है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों के बंटवारे की टूलकिट बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर पलटवार किया और देश के असल मुद्दे जीडीपी गिरना, महंगाई और चीन की घुसपैठ है, ये कहा कि राहुल गांधी यही मुद्दे उठा रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि क्या देश में मुद्दों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बता दें कि राहुल के बयान पर स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी जिस उत्तर भारत का अपमान कर रहे हैं, सोनिया गांधी वहीं से सांसद है। राहुल गांधी ने बयान देकर अमेठी की जनता का अपमान किया है, जिसने उन्हें और उनके परिवार को कई दशक तक सांसद बनाकर संसद में भेजा। राहुल गांधी का बयान माफी लायक भी नहीं है। बता दें कि राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा था कि मैं 15 साल अमेठी से सांसद रहा, वहाँ मुझे अलग किस्म की राजनीति की आदत हो गई थी। केरल आना मेरे लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग रहा क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ के लोग मुद्दों में रुचि लेते हैं और सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, उसकी गहराई में जाते हैं। राहुल गांधी के इसी बयान को बीजेपी ने पकड़ लिया है। लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से वार किया जा रहा है और अब कांग्रेस नेता भी इस पर पलटवार कर रहे हैं। कैमरामैन शशिपाल के साथ हिमांशी अरोड़ा की रिपोर्ट। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये सपना देख रहे हैं कि हर गरीब के पास घर होना चाहिए, परंतु आज आपको ANB न्यूज़ वो सच्चाई दिखाने जा रहा है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे क्या हर गरीब को घर मिल पाया है या इस तरह से चलता रहा तो गरीब को घर मिल पाएगा। मकान कब से नहीं बन पाया आपका? तो हमारा तो जब से ही ना बने, जब से हमारी शादी होगी हम कैसे कह दे आना आ गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे थे, 2 लड़की 2 लड़के। इस झोपड़ी में ही रहते हैं आप लोग? इसी में ही रहते हैं ना। हाँ, शादी होगी लड़कियों की तो शादी तो अपने घर में। आप अपनी झोपड़ी में रहती हैं? आप अपनी झोपड़ी में रहती हैं।
क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती, जो ऊपर वाला कर दे वो अच्छा, बस एक मकान मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहती हैं? बस यही आ जावा, कुछ ऐश मिल जावा हमें, और क्या, मकान आ जाए बस। मकान आ जाए, सब क्या आ गए। हम बात कर रहे हैं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक के गांव हरेवली की, जहां पर आपको बता दें कि आज भी एक दलित महिला कलावती नाम की अपने बच्चे मंदबुद्धि जो उसके बच्चे हैं उनके साथ अपना जीवन किस तरह से व्यतीत कर रही है, जो कि झोपड़ी की है परंतु नाम के लिए झोपड़ी है। कभी भी उसका घर का सपना पूरा नहीं हो पाया। आखिर यह वजह क्या है आपको बता दें। जिस तरह से यहाँ पे सूत्रों की माने तो यहाँ के वीडियो साहब जो कि विकासखंड अधिकारी हैं उनको बताया जा रहा है कि सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात के लिए अवार्ड भी दिया है कि वहाँ पर कोई गरीब ऐसा नहीं बचा जिसे आवास ना मिला हो। परंतु सोचने वाली बात आज भी यही है कि वहाँ के ग्राम प्रधान, वहाँ के सेक्रेटरी साहब और वहाँ के वीडियो साहब और बाकी आपको बता दें आला अधिकारियों ने भी आज तक क्यों नहीं ध्यान दिया। कल सीएम हेल्पलाइन पर गरीब महिला के लिए पड़ोसी ने कॉल किया और कॉल करने के बाद उनसे निवेदन किया है कि इस महिला को मकान दिया जाए। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फोन करने के बाद 1076 पे कॉल करने के बाद आखिर इस महिला की समस्या दूर हो पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, एएनबी न्यूज़ बिजनौर। कोरोना काल में सरकारी मशीनरी भले ही एक्टिव रही हो, मरीजों को ठीक किया हो, लेकिन कोरोना संकट खत्म हो जाने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों की सुस्ती नहीं खत्म हो रही। ये अभी इंडोर वार्ड्स में राउंड ले रहे हैं। अभी मैं सभी बैठ जाएंगे इमरजेंसी में और पीडियाट्रिक्स में और मेडिसिन में भी कुछ बैठे हुए चालू कर दिए। ऑर्थोपेडिक्स वाले बैठे हुए उनको कह देते जाके देखिए। अस्पताल खुल जाती मगर डॉक्टर टाइम से नहीं आते। ऐमान अहमद, एएनबी न्यूज़, कौशाम्बी। आपको बता दें इस समय हम मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे पर खड़े हुए हैं, जहां देर रात थाना नौजिल क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस पर एक दुर्घटना हुई है जिसमें करीब 7 लोगों की मौत हो गई है। मौत की सूचना मिलते ही मथुरा का प्रशासन मौके पर पहुंचा है और पूरी घटना की जांच में जुट गया है। इसमें आगरा की तरफ जा रहे एक ऑयल टैंकर जो कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर्स के दूसरी तरफ चला गया, जहां पर उस तरफ से आ रही एक इनोवा कार के साथ उसकी दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना के फलस्वरूप इनोवा में सवार 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिसमें कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। आपको बता दें ये मृतका जिंद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें 2 महिला और 5 पुरुष हैं, जो 7 लोग सहित 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको हम यही बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस घटना को लेकर दुख प्रकट किया गया है। वहीं हम आपको ये भी बताएंगे मथुरा के डीएम एसएसपी के द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत कार्य, बचाव कार्य किया गया और उसके बाद उन लोगों की डेड बॉडियों को वहां से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा जिले के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ित परिवार की हर संभव में मदद की जाए। मथुरा से रिंकू शर्मा, एएनबी न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े
खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पिछले साल भारत और चीन की सीमा पर जबरदस्त बवाल था और जिस तरीके से गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा था, हमारे देश में लगातार जो चीनी सामान है उनका बॉयकॉट किया जा रहा था, अलग अलग अभियान चलाए जा रहे थे चीन के खिलाफ। उससे ऐसा लगने लगा था कि चीन और भारत के जो व्यापारिक रिश्ते हैं शायद वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार फिर से आपको ये बता दें कि व्यापारिक साझेदारी बन गई है। इसके पहले यानी 2019 में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार अमेरिका हो गया था और चीन दूसरे स्थान पर था। हालांकि उसके पहले लगातार कई साल भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चीन ही रहा। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की सीमा पर तकरीबन 1 साल चला तनाव अब खत्म होने की ओर है। दोनों ही देशों ने आपसी समझौते से सेनाओं को पीछे हटाने का फैसला किया है। पिछले साल तो भारत में चीन के खिलाफ जबरदस्त माहौल था। जनता के बीच तो चीनी सामानों का बहिष्कार करने का अभियान चल गया था। खुद सरकार ने भी चीनी कंपनियों के खिलाफ काफी सख्ती दिखाई थी और कदम भी उठाए थे। सैकड़ों चीनी ऐप को बैन कर दिया था। चीन से जितने भी सामान है आने वाले उनको भी बैन कर दिया था। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कई ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो टेक्सटाइल का मामला हो या फिर मशीनरी का मामला हो, उसको लेकर भारत अभी तक चीन पर निर्भर है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शायद जो व्यापारिक रिश्ते हैं एक बार फिर से बन सकते हैं। कैमरामैन शशिपाल के साथ मैं काजल ठाकुर, ANV न्यूज़। कोरोना काल के बाद लगभग 11 महीने बाद तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कोविड-19 के रूल यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस कायम है और जो हैंड सैनिटाइज किए जा रहे हैं। टेम्परेचर एक स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो चेक किया जा रहा है ताकि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोका जा सके, कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। हमारे साथ यहाँ पर पीताम्बर तेवतिया जो टीचर हैं उनसे जानते हैं किस तरह स्कूल के अंदर रूल फॉलो कराए जा रहे हैं। जी दिनेश जी, जो कोविड-19 की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके सारे रूल्स को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि स्कूल को सैनिटाइज किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है, हर एक बच्चे के लिए मास्क कंपलसरी है, उन बच्चों के हैंड को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। पेरेंट्स से किस तरह का एक एग्रीमेंट परफॉर्मेंस साइन कराए गए हैं कोरोना को लेकर? जी, डायरेक्टरेट से एक परिवार जो माता पिता की अनुमति के लिए जो भेजा हुआ है उससे हमने हर एक बच्चे के पेरेंट्स को उस अनापत्ति पत्र को लिया है। हर एक बच्चे ने वो यहाँ पर जमा किया है और उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई हमारे बच्चों को हम स्कूल भेजने में हमें कोई आपत्ति नहीं है और अगर जाने अनजाने में कोई ऐसा लक्षण मिलता है तो उसके लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। हम ऐसा करते हैं और जिस बच्चे में लक्षण मिलते हैं उसको तुरंत हम सिविल हॉस्पिटल भेजते हैं। कोरोना काल के दौरान लगभग लगातार छुट्टी पर रहे हैं बच्चे। ऑनलाइन क्लासेस भले ही इनकी हुई हो, पढ़ाई का नुकसान भी होगा। हर जो बच्चे की सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं था, तो किस तरह से इनका कोर्स है उसको मेंटेन करेंगे ताकि एग्जाम में अच्छे परिणाम आए? जी दिनेश जी, ड्यूरिंग कोविड-19 ऑनलाइन क्लासेज जो चली हैं वो 100% हमारे स्कूल में हर सब्जेक्ट की चली हैं। लेकिन फिर भी जो ऑफलाइन क्लासेज में जो इंटरेक्शन बच्चों का टीचर के साथ होता है वो ऑनलाइन में हो नहीं सकता। लेकिन उस क्षतिपूर्ति को करने के लिए अब हमारे टीचर 1 मिनट भी गंवाए बगैर पूरी तरह से तैयार हैं, उस क्षतिपूर्ति को करेंगे।
ये थे हमारे साथ गवर्नमेंट जो हाई स्कूल कैंप से टीचर पीताम्बर तेवतिया, जिनका कहना है कि स्कूल के अंदर कोविड-19 के सारे रूल फॉलो किए जा रहे हैं ताकि कोविड-19 की चेन को आगे बढ़ने से तोड़ा जा सके। और कहीं ना कहीं कोरोना के जो मामले हैं फिलहाल हरियाणा में कम हैं, इसका जो लाभ हुआ है स्टूडेंट्स को, ताकि इनकी जो क्लासेज हैं यहाँ से शुरू हो रही हैं 30 कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक। इससे पहले जो ऊपर की क्लासेज हैं 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की क्लासेज पहले से ही चल रही हैं। पलवल से दिनेश कुमार, PNB न्यूज़। धर्मनगरी अयोध्या में जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ADG सुरक्षा BK सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में अयोध्या DM अनुज कुमार झा, SSP व कप्तान दीपक कुमार द्वारा तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की गई और उसमें निर्णय लिया गया कि जिस तरीके से अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती थी, हालांकि अब की अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाएगी और तमाम प्रकार के श्रद्धालु रामनवमी के अवसर पर अयोध्या आएंगे और श्री राम लला का दर्शन करेंगे। और इस बार राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसको लेकर जिस तरीके से मंदिर निर्माण कार्य हेतु लगाए गए मजदूरों के लिए एक पास की अलग से व्यवस्था होगी और श्रद्धालुओं पर पैनी नजर रखी जाएगी। और अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा का 4 बजे आगमन हो रहा है, जो कि वो अयोध्या में 4 दिन तक रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और LNT के इंजीनियर के साथ बैठक करेंगे। तीनों धार्मिक स्थल की सुरक्षा के लिए स्थायी समिति बनी हुई है। उसी के क्रम में अभी हम लोगों ने कुछ महीने पहले बैठक की थी, उसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए थे। उसी क्रम में आज यहाँ की बैठक, लगातार यहाँ पर विकास की भी चीज़ें हो रही हैं और साथ साथ आप देख रहे हैं कि मंदिर अपने आप में एक अस्थायी मंदिर भी है और प्रस्तावित मंदिर भी बहुत तेज़ी से इसका काम चल रहा है। ये अस्थायी मंदिर और जो प्रस्तावित मंदिर है, पूरे परिसर, पूरे अयोध्या बृहद क्षेत्र में कैसे सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे, उसी के क्रम में जितने भी उससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स रहे हैं, जनपदीय प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां, उत्तर प्रदेश शासन, सभी के यहाँ प्रतिनिधि थे। उसी क्रम में जिस तरीके से वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो निर्माण चल रहा है उसका जायजा लेंगे और परिसर का भी जायजा लेंगे। वीडियो पर्सन अमन के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल अयोध्या। रूपनगर इलाके के अंदर एक ऐसी घटना घटी है जहां पर अपोलो ग्रुप ई-रिक्शा बैटरी के नाम से कंपनी चलाई जाती थी और उस कंपनी के द्वारा लोगों से चंदा यानी कि कह सकते हैं ई-रिक्शा देने के नाम पर कुछ पैसे जमा करने के लिए कहा गया। वो योजना बनाई गई थी और योजना के तहत लोगों को ई-रिक्शा देने की कोशिश की गई थी। मगर जिस तरीके से आज एक घोटाला हुआ है, इसके अंदर लगभग ये सवाल जो जितने लोग खड़े हैं हमारे पीछे, इन्होंने लगभग हर एक ने, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 25,000 रुपये ऐसे करके जमा करे कंपनी के पास और कंपनी आज वो गोल यानी कह सकते हैं इन सबका पैसा गोल हो चुका है। और ये आज खड़े हैं रूपनगर थाने के अंदर, जहाँ पर पुलिस द्वारा कंप्लेंट करने की कोशिश की जा रही है, मगर जिस तरीके से इन लोगों को अभी तक कंप्लेंट भी नहीं ली गई है, यहाँ तक कि ये लोग खड़े हैं, इनके हर के हाथ में एक पर्ची लग रही है जिसके अंदर पैसे लिखे हुए हैं। किसी के हाथ में 10,000 रुपये है, किसी के हाथ में 5,000 रुपये की पर्ची है, किसी के हाथ में 5,000 रुपये की पर्चियाँ हैं। तो इस तरीके के पैसे जरूर गए हैं, मगर जिस तरीके का घोटाला हुआ है उससे साफ जाहिर है कंपनियाँ फ्रॉड भी करती है। हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं आखिर माजरा क्या है और इनसे समझने की कोशिश करेंगे ये घोटाला हुआ है या फिर जो कंपनी ने घोटाला किया है इनके साथ वो क्यों किया है और उसका कारण क्या है। आप बताइए, पहले अपना नाम बताइए। अच्छा ये बताइए, आपके हाथों की पर्ची है, ये पर्ची कितने? 5,000 रुपये की पर्ची है और 5,000 की है, 5,000 की पर्ची है, 3,000 लाइसेंस की जमा करवाए थे, 8,000 रुपये जमा करवाए थे। क्या कहा, क्या जब पैसे आपने जमा करे थे तो क्या कहा आपको? ये कहा था कि जी तुम्हें 35,000 रुपये सब्सिडी मिल जाएगी और 2,000 रुपये तुम्हें तुम्हारे खाते में आया करेंगे और कंपनी देगी तुम्हें ऐड में और जो पर्चा लगाओगे उसके 2,000 रुपये मिलेंगे, आपको 4,000 रुपये। इन पैसों के बदले में आपको लोगों को क्या बैटरी रिक्शा दिया जा रहा है? बैटरी रिक्शा दिया जा रहा था, यानी कि आप लोग अपना गुजारा बसर कर सके। गरीब आदमी है, हमारे बच्चों को रोजगार मिलता नहीं है, कोई काम नहीं मिलता, जिनके बच्ची के बच्चे हैं बेरोजगार घूमते हैं। अभी ना रोजगार नहीं मिलता तो रिक्शा चलाएंगे सर, और क्या करेंगे बताओ।
देखा किस तरीके का फ्रॉड किया गया है बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर, यानी कि अपोलो ग्रुप के नाम से इनके साथ फ्रॉड किया गया। और ये एक लोग नहीं है, ये लगभग हजारों की संख्या में लोग हैं। और जिस तरीके से इनके साथ फ्रॉड किया गया है, क्योंकि हर इंसान चाहता है छोटा मोटा रोजगार करना, और इनको बैटरी रिक्शा का लालच दिया था ताकि ये अपने घर का गुजारा बसर कर सके। मगर अब थाने के पास रूपनगर थाने के अंदर जो खड़े हैं और वहाँ पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो देखना होगा क्या पुलिस के आला अधिकारी तक जब केस पहुँचता है क्या जब भी सुनवाई होगी, या फिर इसी तरीके के इनको धक्के देकर वापस बाहर भेज दिया जाएगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़ दिल्ली।